जोहार सभी को। आप सबों का पुनः आज स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच जेपीएससी, जेएसएससी या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और मिसलेनियस भी है, मैं प्रयास कर रहा हूं आप सबों के बीच आपके तैयारी को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है और आपने कहीं न कहीं कई जगहों से मार्गदर्शन लिया है। तो मैं आपकी तैयारी को जांचने के लिए और उसको और उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए आप सबों के बीच में एक नए जो सीरीज है जेपीएससी, जेएसएससी प्रैक्टिस सेट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आप सबों के बीच ला रहा हूं। मुझे उम्मीद है यह जो मेरा मार्गदर्शन या जो जानकारी आप सबों के बीच में शेयर करूंगा, ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं और मैं आप सबों को अपने YouTube चैनल गुरु की घंटी वर्क फॉर सोसाइटी में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्लास करते हैं। आज देखिए जो मैं पहला क्वेश्चन आपके समक्ष लाया हूं, तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन है समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो अगर क्वेश्चन आता है समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई ये समृद्ध का फुल फॉर्म क्या है? समृद्ध का फुल फॉर्म क्या है? आप देख लीजिए, स्टार्टअप एक्सलरेटर ऑफ MEITY, मैती बोल सकते हैं इसको, फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देख लीजिए, समृद्ध S स्टैंड फॉर स्टार्टअप, A स्टैंड फॉर एक्सलरेटर्स, M स्टैंड फॉर मैती, F फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो चूंकि प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो इसीलिए इसको समृद्ध रखा गया है। अदरवाइज अगर इस शब्दों के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म होगा वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट एक प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो इसीलिए इसको समृद्ध कार्यक्रम, समृद्ध नाम से इसको बनाया गया है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म जो बनाया गया है। देख लीजिए, समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपके समक्ष में समृद्ध का फुल फॉर्म भी रख दिया हूं, स्टार्टअप एक्सलरेटर्स ऑफ मैती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये जो है ये आपको स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था या लॉन्च किया गया था 25 अगस्त 2021 को। ये भी एक आपके लिए जानकारी होना चाहिए, समृद्ध कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, कब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कब शुरू किया गया था? आपका आंसर होगा 25 अगस्त 2021। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। समृद्ध कार्यक्रम जो है, समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए, ऑप्शन है, पहला है भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अनुकूल मंच देना, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देना, कंप्यूटर आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देना, इनमें से सभी। इसका उत्तर है भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अनुकूल मंच देना समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य है।
अगला हम लोग आते हैं एमएसएच का पूरा नाम क्या है। एमएसएच का पूरा नाम क्या है? तो आपके समक्ष ऑप्शन है ए मैती स्टार्टअप हब, बी मिनिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डी मिनिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस। इसका उत्तर है मैती स्टार्टअप हब। मैती स्टार्टअप हब, एमएसएच का फुल फॉर्म है मैती स्टार्टअप हब। यहाँ बार बार आपके समक्ष एक आ रहा है MEITY, इसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। सॉरी, ये जो वाई होती है ये थोड़ी कैपिटल होती है, इस तरह का ही लिखा हुआ रहता है आपको, ये इस तरह कैपिटल रहती है। इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मैती का फुल फॉर्म है। और एमएसएच का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, मैती स्टार्टअप हब इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसानों की आय दोगुना करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किसानों की आय दोगुना करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन है ए अशोक मेहरा समिति, बी अशोक दलवई समिति, सी बलवंत रे समिति और डी अशोक वाजपेयी समिति। तो इसका उत्तर है अशोक दलवई समिति। आपको बता दें, अशोक दलवई समिति ये जो है किसानों की आय दोगुना करने के लिए इस जो समिति का गठन हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 2016 को। 13 अप्रैल 2016 को अशोक दलवई समिति का गठन किया गया था। किसानों की आय किस तरह से दोगुना किया जाए, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक दलवई। और ये अशोक दलवई कौन थे? उस समय जिस समय समिति का गठन किया जा रहा था, वे केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में उस समय अशोक दलवई अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। तो इन्हीं के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था कि किसानों की आय को किस तरह से दोगुना किया जाए। आपका ये प्रश्न है, किसानों की आय दोगुना करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो उसका उत्तर क्या होगा? अशोक दलवई समिति। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पांचवा जो है वो है आपका जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCC के संबंध में विचार करें। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCC के संबंध में विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, इसकी स्थापना माने इसके लिए जो दिया गया है, जो कथन दिया गया है, पहला है इसकी स्थापना वर्ष 2015 में किया गया है। दूसरा है इसका उद्देश्य वैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, इसकी स्थापना 2015 में किया गया है। दूसरा है इसका उद्देश्य वैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, उनके लागत को पूरा करना है। तीसरा कथन दिया हुआ है, NAFCC के तहत दो परियोजनाएं SAPCC व NAPCC के तहत जलवायु लचीलापन बनाने हेतु आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देता है। चौथा कथन दिया हुआ है, नाबार्ड राष्ट्रीय क्रियान्वयन इकाई है, यानी ये जो NAFCC है इसका क्रियान्वयन इकाई किसको बनाया गया है? नाबार्ड को बनाया गया है। देख लीजिए, फिर से एक बार हम लोग आते हैं प्रश्न में। जलवायु परिवर्तन के लिए जो राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCC के संबंध में हमको विचार करना है, तो चार कथन दिए हुए हैं। इसकी स्थापना 2015 में किया गया है। इसका उद्देश्य वैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील हैं, उनके लागत को पूरा करना है। NAFCC के तहत दो परियोजनाएं SAPCC एवं NAPCC के तहत जलवायु लचीलापन बनाने हेतु आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देता है। और चौथा है नाबार्ड इसका क्रियान्वयन इकाई है। हम लोग को देखना है कि इनमें से चार कथनों में से कौन कौन से सही कथन हैं या कूट हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है।
इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, या 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, कभी अगर प्रश्न आ जाता है कि NAFCC का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है नेशनल फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। नेशनल फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और ऑप्शन आपके सामने आता है, फुल फॉर्म अगर कभी पूछा जाता है SAPCC। SAPCC है, देखिए, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान दीजिए, ये जो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था, ये शुरुआत हुई थी इसकी 18 अगस्त 2009 को। तो ये भी एक प्रश्न है, एसएपीसीसी का कब गठन किया गया था, ये कब बनाया गया था, ये परियोजना कब शुरू की गई थी। आपका आंसर होगा 18 अगस्त 2009। उसी तरह से NAPCC ये है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, और ये स्टार्ट किया था 2008 में। देख लीजिए, पहला है NFCC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। SAPCC स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी शुरुआत 18 अगस्त 2009 को हुई थी। और NAPCC जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो 2008 में शुरू हुई थी। इस तरह से पांचवा प्रश्न में आपको तैयारी हो गई होगी, जानकारी हो गई होगी कौन सा आंसर होगा इसका। और इससे संबंधित और भी कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैं आपके समझ रखा है, उसको भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कृषि की एक ऐसी तकनीक जिसमें कृषि के लिए शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती की जाती है कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिखा रहा है जो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, आधुनिक खेती और ड्रिप इरिगेशन खेती। इसका उत्तर है शून्य बजट प्राकृतिक खेती या जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, यानी जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं, सातवां प्रश्न लेते हैं, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में विचार करें। कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों पर हमको विचार करनी है। जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग पर हमको विचार करना है। इसमें ऋण नहीं लिया जाता है, बल्कि उपलब्ध सामग्री का सदुपयोग कर कृषि किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत कृषक आंदोलन के रूप में कर्नाटक में सुभाष पालेकर के द्वारा किया गया था। इसमें कृषकों को ऋण जाल से निकालने के लिए, ध्यान दीजिए, निकालने के लिए, नोट निकालने के लिए छोटे पैमाने की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। देख लीजिए, ये शून्य बजट प्राकृतिक खेती वैसा खेती होता है जैसा अभी हम इसके पहले वाले प्रश्न में भी देखे कि जिसमें ऋण नहीं लिया जाता है, बल्कि आसपास के जो भी सामग्री जो भी किसान का पास है उसका सदुपयोग करके कृषि करने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद या अत्यधिक पूंजी की प्रयोग करने पर जोर नहीं दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले कर्नाटक में सुभाष पालेकर एक नामक व्यक्ति ने आंदोलन के रूप में किया था, और इसके साथ साथ वहां जो किसान संघ थे वे लोग भी इसका सपोर्ट किए थे। ये वहां सबसे पहले कर्नाटक में शुरू हुई थी। प्रश्न आता होगा, प्रश्न अगर ऐसा भी बन सकता है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी या कहां शुरू हुई थी, तो उसका आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। तीसरा है, इसमें कृषकों को ऋण जाल से निकालने के लिए छोटे पैमाने की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। ये कथन भी सही है, यानी ये शून्य बजट प्राकृतिक खेती में क्या किया जाता है कि कृषकों को
ऋण जाल से निकालने के लिए ऐसा नहीं कि वो अगला खेती करने के लिए पुनः ऋण ले, इसे खेती करने के लिए नए ऋण ले, वैसा ना करके उन्हें छोटे छोटे पैमाने पर खेती, छोटी पूंजी लगा करके आसपास में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका प्रयोग करके खेती करने को बढ़ावा दिया जाता है और धीरे धीरे उन्हें ऋण जाल से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा, क्योंकि तीनों कथन सही है, इसके लिए इसका उत्तर होगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। शून्य बजट प्राकृतिक खेती। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, 8वां प्रश्न, परिवहन एवं विपणन सहायता योजना टीएमए के बारे में विचार करें। ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग असिस्टेंट प्लान, टीएमए का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग असिस्टेंट प्लान, जो योजना के बारे में विचार करें। यहाँ कथन दी हुई है, हम लोग इसका कथन को देखते हैं क्या क्या है। प्रश्न पूछता है उसमें से सही कथनों का चुनाव करना है। पहला है, इसकी शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। दूसरा है, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना उद्देश्य है। तीसरा है, कृषि उपज की माल ढुलाई और विपणन हेतु अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। और चौथा कथन है, इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। देख लीजिए, इसमें से ये जो परिवहन एवं विपणन सहायता योजना है, इसकी शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ये कथन भी सही है। इसके द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने का उद्देश्य या प्रयास है, ये भी सही है। और कृषि उपज की माल ढुलाई और विपणन हेतु अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। और जो ये टीएमए प्लान है, ये इसका जो अवधि था 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसका अवधि था। इस टीएमए प्लान का अवधि जो था वो क्या था, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसको इस योजना को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। तो इस तरह से देखिए कि चारों कथन इसके सही हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। नए राष्ट्रीय बायोगैस जैविक खाद्य कार्यक्रम NNBOMP को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? NNBOMP को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पहला है कृषि एवं किसान मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। सी वाणिज्य मंत्रालय। डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उत्तर है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MNRE भी बोलते हैं। MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब आपको एक NNBOMP भी यहाँ एक उसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, NNBOMP, इसका फुल फॉर्म है न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य कार्यक्रम NNBOMP क्या है। तो इसका उद्देश्य ये जो कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में।
2022 में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि एनएनबीओएमपी या नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? उसका उत्तर है 2022। बेसिकली इस कार्यक्रम के तहत जो एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो इसको शुरू किया था, इसका उद्देश्य ही है कि जो भी हमारे ग्रामीण है और शहरी क्षेत्र हैं, वहां स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करना है। आप कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला कार्यक्रम जो इसी का भाग है। किसानों एवं घरों में निम्न स्तर पर बिजली की जरूरतों को पूरा करना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ महिलाओं को कठोर परिश्रम से बचाना भी इसका उद्देश्य है। और जो मेरा बायोगैस संयंत्र है उसे कैसे चलाना है, जो भी हमारे जो जैविक पदार्थ हैं जैसे मवेशियों के गोबर, मूत्र और जो भी बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जैसे खेतों बगीचा का जो भूसी होती है, फसलों की जो भूसी होती है, रसोई के अपशिष्ट हैं, उनका प्रयोग करके उनके बायोमास से क्या बनाना है, बायोगैस बनाना है। इस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करते हुए ईंधन का प्रयोग करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। फिर से याद रखिए, नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य कार्यक्रम एनएनबीओएमपी का फुल फॉर्म है न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। किस मंत्रालय ने शुरू किया गया था? तो किस किया था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है बायोगैस के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन सल्फाइड और डी इनमें से सभी। बायोगैस के अंतर्गत ये तीनों ही शामिल रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये भी और हाइड्रोजन सल्फाइड भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, मीथेन भी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी। इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें सभी, इनमें सभी। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए जो बायोगैस होती है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? 55 से लेके 60%। और मीथेन कितनी होती है? 40 से 45% तक होती है। यानी मोस्टली पार्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उस बायोगैस में होता है और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। तो ये भी एक प्रश्न आपके समझ है, याद कर सकते हैं इसको। 11वां प्रश्न लेते हैं, संपीड़ित बायोगैस यानी CBZ पर विचार करें। यानी आपके समक्ष कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों में से चुनाव करना है कि कौन से कथन सही है। CBZ मतलब होता है कंप्रेस बायोगैस ये बेसिकली CBG है, ये CBG है। तो ये क्या है? कंप्रेस्ड बायो और ये गैस, यानी C, B और G। देख लीजिए ऑप्शन है आपके समक्ष या जो कथन दिए गए हैं, इसमें बायोमास से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाकर तैयार किया जाता है। दूसरा है CBG और CNG समान है, सिर्फ अंतर है कि CNG पेट्रोलियम का उत्पाद है जबकि CBZ किसी भी बायोमास के उत्पादन किया जाता है। ये CBG है, जो ये इसको सुधार लेंगे। सतत योजना CBG के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस पर विचार करना है। 3 कथन दिया गया है, इसमें बायोमास से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाकर तैयार किया जाता है। CBG और CNG समान है, सिर्फ अंतर यह है कि CNG जो है पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है जबकि CBG किसी भी बायोमास से उत्पादन किया जा सकता है। सतत योजना CBG के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। देखिए ये तीनों ही कथन सही हैं, ये भी सही है,
क्योंकि बायोमास में 3 चीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटा करके जो बाकी बचेगा तो वो हो जाएगा संपीड़ित बायोगैस कहलाएगा। सीबीजी और सीएनजी समान है, सिर्फ अंतर यह है कि सीएनजी पेट्रोलियम का उप उत्पाद है, जबकि सीबीजी किसी भी बायोमास से उत्पादन किया जा सकता है। और सतत योजना जो है वो सीबीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस तरह से इसका इनमें से सभी तीनों कथन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपके समक्ष एक और प्रश्न यहाँ उठ आ सकता है परीक्षा में, हुआ है सतत योजना। ये सतत योजना क्या है भाई, देख लीजिए। सतत योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था। शुरू हुआ था सतत योजना 2018 में, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सतत योजना क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये कब शुरू हुआ था? 2018 में। और सतत का फुल फॉर्म क्या है वो भी देख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न लेते हैं। संकल्प कार्यक्रम के बारे में विचार करें। संकल्प कार्यक्रम के बारे में विचार करें। तो पहला ऑप्शन है इसका, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक से सहयोग से चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2018 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी NSDM के जनादेश को लागू करना है। इसके लिए कंजर्वेंस, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली और समावेशिता और अवसर उद्देश्य रखे गए हैं। तो यहाँ आपको 4 कथन दिए गए हैं। हम लोग बात करते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक से सहयोग से चलाया जा रहा है, ये भी कथन सही है। इसकी शुरुआत जो है 19 जनवरी 2018 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी कथन सही है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जनादेश को लागू करना था, ये भी सही है। और इसको कैसे, इसका उद्देश्य क्या है? कंजर्वेंस मतलब कई योजनाओं को एक साथ मिला करके काम करते हुए क्वालिटी कंट्रोल भी करना है। इवैल्यूएशन, एक सशक्त इवैल्यूएशन प्रणाली होनी चाहिए, इंक्लूसिव, और साथ ही साथ अवसर को भी महत्ता दिया गया है, तो ये भी कथन सही है। इसलिए संकल्प कार्यक्रम के ये जो सही कथन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, इसीलिए आंसर होगा इनमें से सभी। तो संकल्प जो है, एक इस संकल्प का फॉर्म भी आपको जान लेना चाहिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम। स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम इसका संकल्प का फुल फॉर्म है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके समझ देख रहे हैं, 19 जनवरी 2018 को इस कार्यक्रम की शुरुआत किया था, संकल्प कार्यक्रम या योजना को। और इसे विश्व बैंक से सहयोग से चलाया जाता है। और ये NSDM का एक जनादेश या उसका मिशन का ही एक भाग है। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है 13वां जो प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। पहला ऑप्शन है, जो पहला कथन है, बंगाल गजट की स्थापना 1779 में आयरिश मैन जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। यह भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, यानी भारतीय महाद्वीप का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था।
उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली था। और चौथा कथन दिया हुआ इसमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का भरपूर आलोचना किया गया था। मतलब इस न्यूज़पेपर्स में वारेन हेस्टिंग्स का आलोचना किया गया था। तो आप देख लीजिए, इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश भारत की जो राजधानी था वो था, क्या था, कोलकाता था। ठीक है, इसका जो इसके गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग्स का, इसमें उस समय जो गवर्नर जनरल थे इस समाचार पत्र में इनकी भरपूर आलोचना किया गया था। इसलिए देखिए, तीसरा कथन को छोड़कर बाकी सभी सही है। 1, 2 और 4, ऑप्शन सी देखिए 1, 2, 4 है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। आगे हम लोग आते हैं तो 14वां प्रश्न लेते हैं। सागरमाला परियोजना का संबंध है। सागरमाला परियोजना का संबंध है, पहला ऑप्शन है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, राजमार्गों को बंदरगाह से जोड़ना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण, महासागरों में प्रदूषण रोकना। इसका आंसर है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। इस सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था, जिसे कब शुरू किया गया था, 31 जुलाई 2015 को कौन शुरू किया गया था, जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कौन शुरू किया गया था, जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो सागरमाला परियोजना याद रहेगा कब शुरू किया गया था, आपका हो जाएगा 31 जुलाई 2015, और इसका उद्देश्य क्या था, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। अब आते हैं हम लोग कुछ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। 15वां प्रश्न है, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय आधार मूल्य पर, ध्यान दीजिएगा, बेस प्राइस पर 2022-23 में कितना रुपया अनुमानित है। इसका उत्तर है आपको 58,819। बेस प्राइस पर क्या है, 2022-2023 में जो अनुमानित किया गया है वो है 58,819। हालांकि अगर चालू कीमत पर देखिएगा या चालू मूल्य पर इसका प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमान लगाया गया है, 86,060 रुपया अनुमान लगाया गया है, प्रति व्यक्ति आय झारखंड का होगा। अगला प्रश्न, झारखंड सही है, वर्ष 2021-22 में झारखंड के जीएसवीए में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। जीएसवीए मतलब ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, सकल राज्य मूल्य वृद्धि में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, याद, इसका उत्तर है 46.6%। 46.6%। ये हो गया टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। अगर आपको पूछा जाए सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका आंसर सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 33.6% और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 21.8%। 17वां प्रश्न जो आपका है वो भी झारखंड का है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी है, यानी कभी प्रश्न आ जाएगा कि झारखंड में कितना प्रतिशत शहरीकरण हुआ है, उसका उत्तर है 24.05। 24.05 उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 18वां जो प्रश्न है, SBMU 2.0 की शुरुआत कब हुई है। SBMU मतलब आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, यू फॉर अर्बन, नगरीकरण, नगरी जो स्वच्छ भारत अभियान है दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी, इसका उत्तर है 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को। तो एक बार ध्यान दीजिए, SBMU जो है, SBMU अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया में कब शुरू किया गया था पहला, इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। यानी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य रखा गया था 30/9/2021 तक 100% ODF को प्राप्त करना था। शहरों में 100% ODF को प्राप्त करना था।
यानी सबसे पहले SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और उसका लक्ष्य रखा गया था कि 30/9/2021 तक हमको 100% ODF की लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके बाद पुनः इसका द्वितीय चरण जो है SBMU 2.0 की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2021 को, और इसका भी लक्ष्य रखा गया है कि किस तरह से हम पूरे शहरों को 100% ODF घोषित करेंगे। 19वां प्रश्न हम लोग लेते हैं कि 2022 में झारखंड में सड़क घनत्व किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कितनी सड़कों की कितनी लंबाई प्रति वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है 168.70। इसका उत्तर है, यानी समझिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़क का लंबाई है? 168.70 किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई है। 20वां प्रश्न लेते हैं, 2020-21 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर कितना है? यानी आपको इसमें करना क्या है? पुरुष साक्षरता का जो प्रतिशत है, महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है, उसके बीच का अंतर कितना है वो पूछा जा रहा है। इसका उत्तर है 18.5% या 18.5 का अंतर है, लगभग 19। यानी आप देखिए 2020-21 में अगर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 82.30% है, और महिला साक्षरता की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा 63.80%। तो इस तरह से अंतर करेंगे तो 18.5% क्या होगा? अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप सबों के बीच कुल 20 प्रश्न लेकर आया हूं, लाया, और कहीं ना कहीं ये आपको आपकी तैयारी में आपको मदद करेगा। आपकी पढ़ाई जारी है, मुझे उम्मीद है, और उसमें से आप एक बार इन सभी प्रश्नों को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। देख लीजिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन 20 प्रश्न लिया है, लेकिन उसके साथ साथ उससे जो भी टेल क्वेश्चन और बन सकते हैं उसको भी मैं आपके समक्ष रखा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका आज का जो मैंने आपके समक्ष जानकारी साझा किया, जो भी आपके समक्ष एक प्रैक्टिस सेट्स के रूप में जो प्रश्नों का संग्रह लाया हूं, यह आपके लिए आगामी JPSC जो प्रीलिम्स होने वाली है, या JSSC का CGL होने वाली है, या किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकती है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, चाहे SSC की एग्जाम हो, वहां ये मदद हो सकती है। तो अगर ये वीडियोस मुझे आप सबों को अच्छा लगा तो मुझे आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब चैनल है गुरु की घंटी, उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा कि आपको इस तरह की जो भी मैं प्रैक्टिस सेट्स पर डे लाता रहूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसीलिए और अगर ये पसंद है तो आप जरूर से जरूर लाइक बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।